देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, देखो, भाषा क्या होती है और बोलियाँ क्या होती है, मतलब भाषा किसे कहते हैं और बोलियाँ किसे कहते हैं, हाँ वो देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। हम ये देखेंगे भाषा किसे कहते हैं और बोलियाँ किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, भाषा भाषा वो होती है जो वृहद स्तर पर बोली जाती है। मतलब वृहद वृहद का मतलब होता है ज़्यादा स्तर पर बोली जाती है, बड़े स्तर पर बोली जाती है। मतलब वृहद स्तर पर बोली जाती है। किन के द्वारा? भाई लोगों के द्वारा ही तो बोली जाएगी। हाँ, कि पशु पक्षियों के द्वारा बोली जाएगी भाषा? ठीक है, भाषा भाषा उसे कहते हैं जो वृहद स्तर पर लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो सर बोली किसे कहेंगे? बोली कहेंगे जो लघु स्तर पर बोली जाती है, मतलब छोटे स्तर पर लोगों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, किसे कहेंगे? जो लघु स्तर पर बोली जाती है, जो कम लोगों द्वारा बोली जाती है, जो कम क्षेत्र में बोली जाती है, उसे हम बोली कहेंगे। ठीक है, वृहद स्तर पर बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली भाषा। और जो वृहद स्तर पर बोली जाती है बोली, जो वृहद स्तर पर बोली जाती है भाषा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? जैसे मैं नाम लूँ, जैसे मैंने कहा राजस्थानी। ठीक है, तो राजस्थानी क्या है? एक भाषा है, ना कि बोली। क्यों? क्योंकि गुजरात राजस्थानी क्या है? एक पूरी राजस्थान में बोली जाती है, जो एक अधिक मतलब वृहद क्षेत्र पर, एक मतलब अधिकांश मतलब अधिक स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, जो ज़्यादा स्तर पर बोली जाती है। और जैसे मेवाती, मेवाती क्या है? भाई मेवाती एक मेवात वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तो मेवाती क्या हो गई? एक बोली हो गई। क्या हो गई? बोली। मेवाती क्या है? एक बोली। क्यों? क्योंकि ये मेवात वाले क्षेत्र में, जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र ना, वहीं पर बोली जाती है। लेकिन राजस्थानी ये पूरी राजस्थान बोली जाती है। ठीक है, तो राजस्थानी क्या है? एक भाषा है, और मेवाती क्या है? एक बोली है। ठीक है, देखो, और क्या होती है भाषा की? देखो, यह एक इसकी निश्चित लिपि होती है। निश्चित एक क्या होती है? एक लिपि होती है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। और जबकि भाषा की क्या होती है? एक लिपि होती है। जैसे हम लिपि पढ़ेंगे, जैसे राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे मुंडिया। ठीक है, महाजनी, मुंडिया कहो या महाजनी कहो। ठीक है, समझेगा मेरी बात? क्या है वो? उसकी एक लिपि है, तभी तो हम उसका प्रयोग करते हैं भाषा का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग किस में करते हैं? सरकारी काम काजों में, सरकारी जो कार्य होते हैं, समाचार पत्र, पत्र लेखन वगैरह में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बोली का नहीं करते हैं। सर बोली का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी कोई लिपि ही नहीं है। जब लिपि ही नहीं है तो फिर उसका प्रयोग कैसे करेंगे? सरकारी कामकाजों में, समाचार पत्रों में नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ एक लघु स्तर पर बोलने के ही काम आती है। क्या? बोली। ठीक है, बोली सिर्फ एक लघु स्तर पर बोलने के काम आती है, ना कि समाचार पत्र वगैरह लिखने के काम आती है। क्योंकि इसकी कोई लिपि ही नहीं है। जब लिपि ही नहीं है तो फिर इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? लिखने में नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी एक निश्चित लिपि होती है, जैसे मुंडिया, महाजनी, एक ही नाम है, मुंडिया, महाजनी। ठीक है, तो इसका सरकारी कार्य, समाचार पत्र, पत्र लेखनों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? भाषा का। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, जैसे राजस्थानी, गुजराती, जो पूरे गुजरात में बोली जाती है। तो ऐसे पूछ लिया कि गुजरात की भाषा कौन सी है? तो गुजराती। राजस्थान की भाषा कौन सी है? राजस्थानी। ठीक है, और देखो, क्या राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख है? सर राजस्थान की भाषा का संविधान में कोई उल्लेख है? तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है सर, इतना याद रखना है। राजस्थानी भाषा का संविधान में, लेकिन राजस्थान गुजराती का तो है, बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, संविधान के भाषा का उल्लेख संविधान के अनुसूची 8 में मिलता है। कौन में? अनुसूची 8 में। भाग कौन सा? 17 भाग। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होता है? 343 से लेकर के 351 तक। 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है,
कहाँ से 343 से लेकर के 351 तक। समझ रहे हैं मेरी बात? किसका? भाषा को लेकिन संविधान में राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें गुजराती है, कन्नड़ है, ठीक है, उनका है, लेकिन राजस्थानी भाषा एक संवैधानिक भाषा नहीं है, असंवैधानिक भाषा है, ठीक है। और बोली तो ही नहीं, बोली तो ही नहीं। समझ रहे मेरी बात? समझ में आए? भाषा क्या होती है? जो वृहद स्तर पर बोली जाती है, और बोलियाँ क्या होती है? जो लघु स्तर पर बोली जाती है। निश्चित लिपि होती है, जबकि बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती है। प्रयोग कहाँ होता है इसका? सरकारी कार्यों में, समाचार पत्र, पत्र लेखनों में। लेकिन इसका कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी कोई लिपि ही नहीं है, ठीक है। जैसे राजस्थानी, गुजराती, ये क्या है? एक भाषा है जो वृहद स्तर पर बोली जाती है। लेकिन मेवाती क्या है? मेवात वाले क्षेत्र बोली जाती है। जैसे खेराड़ी, खेराड़ी क्या है? खेराड़ी एक बोली है, ठीक है, और अन्य बोली, बहुत सारी बोली हैं, ठीक है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। सर भाषा को उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में कौन से भाग में? 17 भाग में, ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलता है भाषा को उल्लेख? 343 से लेकर के 351 तक। 343 से लेकर के 351 तक उनका उल्लेख मिलता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे देखें, ठीक है। देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा। क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी भाषा। सर राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो सर मुझे ये बताइए कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा नहीं है, ठीक है। राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं? 22। 22 भाषाएं। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है राजस्थानी भाषा का। और संविधान में कुल कितनी भाषाएं? 22। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। और देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा को हम मायड़ भाषा भी कहते हैं। मायड़ भाषा दिवस। मायड़ भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। समझ रहे मेरी बात? पूछ सकता है वो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। उसको हम मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हो? समझ में आया क्या? राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें से राजस्थानी भाषा नहीं है। गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, कन्नड़ है, ठीक है, बहुत भाषा है। एक हिंदी है, बिल्कुल है, ठीक है। अब पढ़ेंगे राजभाषा। सर राजभाषा क्या है? राजभाषा वो होती है जिसका प्रयोग हम राजकीय कार्यक्रमों में किए जाते हैं। सर राजकीय मतलब सरकारी कामकाजों में जिनका प्रयोग किया जाता है। सरकारी कामकाजों में इनका प्रयोग किया जाता है, उसके हम राजभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसमें राजकीय कार्य किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? राजकीय कार्य किए जाते हैं। तो सर राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हमें ये बताइए। तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी भाषा नहीं है, याद रखना। राजस्थान की तो मातृभाषा है राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा क्या है? एक मातृभाषा है। लेकिन राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, जिसका हम सरकारी कामकाजों में प्रयोग करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे जो सरकारी कामकाज होते हैं, हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी का। किसका करते हैं? हिंदी का, ठीक है। किसका? हिंदी का। लेकिन राजस्थानी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? कि वो हमारी क्या नहीं है, एक संवैधानिक भाषा नहीं है, ठीक है। पत्र लिखने का पत्र वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, साहित्य वगैरह लिख सकते हैं, लिखने की हमने नहीं करी, क्योंकि उसे राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा का अधिकार दे रखा है।
कि तुम एक अपने आप में स्वतंत्र है, तुम अपने साहित्य वगैरह पत्र वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन सरकार में सरकारी संविधान में कोई उसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। सर हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सर हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। याद रखना, पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, फिर उसके बाद हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, भाषाओं को देखा, बोलियों को देखा। भाषा वो होती है जो वृहद स्तर पर बोली जाती है, ठीक है, और निश्चित लिपि होती है, इसकी कोई निश्चित लिपि नहीं होती है, एक लघु स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, प्रयोग उसका सरकारी कार्य, समाचार पत्र लेखनों में कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं है उसको, बस इतना याद रखें ना। हाँ, साहित्य वगैरह लिख सकते हैं, हमें अधिकार है। क्यों? इसकी एक क्या है, एक निश्चित लिपि होती है, लेकिन बोलियों में नहीं, क्योंकि इसकी कोई लिपि ही नहीं है। जब लिपि ही नहीं है तो फिर लिखेंगे कैसे? ठीक है, जैसे राजस्थानी, गुजराती को संवैधानिक अधिकार है। जैसे मेवाती, मेखेराडी, ये क्या बोली, इसका संविधान में उल्लेख है। अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 3 4 3 3 5 1 343 से 351, 343 से 351 तक उसका उल्लेख है। राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह एक असंवैधानिक भाषा है। कुल कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में? 22 भाषा। 14 भाषा मूल भाषा है। 14 भाषा कितनी है? मूल भाषा। ठीक है, उसके बाद जो भाषा जोड़ी गई थी, टोटल कितनी हो गई थी? 22। कितनी हो गई थी? 22। ठीक है, 8 भाषा बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जी क्या है? राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। लेकिन राजभाषा वो हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, और हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को। पहले विश्व, फिर राजस्थान, फिर हिंदी। ठीक है, 10 जनवरी, 21 फरवरी और 14 सितंबर। ठीक है, उसको हम मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जानते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस को हम मायड़ भाषा दिवस के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चले, ठीक है। देखो, हमारे एक विधायक जी थे, बीडी कल्ला। क्या नाम था? बीडी कल्ला। देखो, बीडी कल्ला ने मार्च 2023 में, कब? मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पेश किया था। सर हमारे विधायक जी ने मार्च 2023 में एक प्रस्ताव पेश किया था कि राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। हमारी राजस्थान की राजभाषा है हिंदी, लेकिन बीडी कल्ला ने कहा कि हमारी राजस्थानी भाषा को एक द्वितीय, मतलब दूसरे नंबर की राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ये बीडी कल्ला ने मार्च 2023 में प्रस्ताव पेश किया। कहाँ पर? विधानसभा में। कहाँ पर किया था भाई? वो विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। प्रस्ताव पेश किया था कि हमारी राजस्थानी भाषा को कम से कम द्वितीय राजभाषा तो बना दिया जाए, बनाने का अधिकार दिया जाए। राजस्थानी भाषा हमारी राजभाषा तो है ही नहीं, तो कम से कम द्वितीय राजभाषा तो बना दिया जाए। लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, और देखो समझ में आया, बीडी कल्ला ने कब? मार्च 2023 में क्या प्रस्ताव पेश किया? क्यों राजस्थानी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, ये है स्वतंत्र भाषा। क्या है? स्वतंत्र भाषा।
देखो स्वतंत्र भाषा क्या होती है, यह भाषा जो किसी अन्य भाषा के अधीन ना हो। मैंने बता चुका हूँ, स्वतंत्र भाषा वो होती है जो किसी अन्य भाषा के अधीन ना हो, मतलब इस किसी दूसरी भाषा का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अधीन नहीं होनी चाहिए किसी और की। ठीक है, इसको स्वयं को अपनी भाषा में साहित्य लिखने का पूरा अधिकार हो, वो स्वतंत्र भाषा होती है कि अपनी भाषा में तुम साहित्य वगैरह लिख सकते हो, तुम्हें अधिकार है। तो वही तो होता है स्वतंत्र, कि भाई स्वतंत्र हो गए हम, तुम्हारा राजस्थानी भाषा एक स्वतंत्र भाषा है, ये तो है। ठीक है, लेकिन राज्य की यह भाषा नहीं है। क्यों? क्यों? संविधान में कोई उसका उल्लेख ही नहीं है। बी.डी. कल्ला ने आवाज़ उठाई थी, प्रस्ताव पेश भी किया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं आई है। ठीक है, और स्वतंत्र भाषा को विकास हेतु, मतलब जो स्वतंत्र भाषा है उनके विकास हेतु अकादमियाँ बनाई जाती हैं। अकादमियों की क्या की गई है? स्थापना कि अपनी भाषाओं को विकसित करने के लिए अकादमियाँ बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये बात कही थी। तो राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में, कि हमारी राजस्थानी जो भाषा है उसे स्वतंत्र भाषा का अधिकार दिया गया था 1980 में। क्या सर 1980 में जो स्वतंत्र भाषा का अधिकार दिया गया था कि तभी से साहित्य लिखने का? नहीं नहीं, साहित्य तो जभी से लिखना प्रारंभ हो चुके थे, जभी से हमें साहित्य लिखते थे, लेकिन दर्जा नहीं था स्वतंत्र भाषा का। स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिला था 1980 में, लेकिन साहित्य वगैरह तो जभी से लिखते आ रहे थे अपनी राजस्थानी भाषा में। ठीक है, किसने दिया था? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको स्वतंत्र भाषा का दर्जा किसने दिया था? केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्र तो केंद्र के अधीन थी, एक साहित्य तो साहित्य लिखने का अधिकार, अकादमी थे अकादमी। भाई केंद्र थे, केंद्र ने साहित्य मतलब साहित्य लिखने का अधिकार, अकादमी थे अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा का अधिकार कब दिया था? 1980 में। कब दिया था? 1980 में दिया था। कब दिया था? 1980 में। ठीक है, और देखो विकास हेतु, राजस्थानी भाषा को विकास हेतु, अब राजस्थानी भाषा को 1980 में दर्जा मिल चुका है कि अब एक स्वतंत्र भाषा हो, केंद्र साहित्य अकादमी ने दर्जा दे चुकी है। तो अब राजस्थानी भाषा ने क्या किया कि राजस्थानी भाषा को कैसे ना कैसे बढ़ावा किया जाए, उसका विकास किया जाए। तो उसके विकसित करने हेतु एक अकादमी बनाई गई थी, साहित्य व संस्कृति अकादमी। ठीक है, साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना की गई थी। सर कहाँ की गई थी? बीकानेर में। कहाँ की गई थी? बीकानेर में। कब की गई थी? 1983। कब की गई थी? 1983। समझ रहे हो मेरी बात? राजस्थानी भाषा को विकसित में लाने हेतु एक अकादमी की स्थापना की गई थी, साहित्य व संस्कृति अकादमी। कहाँ पर की गई? बीकानेर में। कब की गई? 1983। कब की गई? 1983। कहाँ की गई? बीकानेर में। कहाँ की गई? बीकानेर में। ठीक है, कि आपको पूर्ण अधिकार है कि अकादमियाँ बनाओ, अपनी भाषा का विकास करो, विकसित करो, बढ़ावा दो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ, देखो स्वतंत्र भाषा क्या होती है? वह भाषा जो किसी अन्य भाषा के अधीन ना हो। स्वतंत्र भाषा क्या होती है? जो किसी अन्य भाषा के अधीन ना हो। इनको साहित्य लिखने का पूरा अधिकार है, वो अपनी भाषा में साहित्य लिख सकते हैं। और इनके विकास हेतु क्या बनाई गई थी? अकादमियाँ। क्या बनाई गई थी? अकादमियाँ। और राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में। कब दिया गया था? 1980 में। कौन सी अकादमी द्वारा? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। तो राजस्थानी भाषा ने फिर क्या किया? राजस्थानी भाषा को विकसित करने हेतु, विकास में लाने हेतु एक अकादमी बनाई गई थी, साहित्य व संस्कृति अकादमी। कब बनाई गई? 1983 में। कहाँ बनाई गई? बीकानेर में। देखो स्वतंत्र भाषा का दर्जा 1980 मिला था और 1983 में एक अकादमी बनाई, मतलब 3 साल बाद अकादमी स्थापित कर दी थी। भाई बढ़ावा करना है ना हमें तो अपनी राजस्थानी भाषा का। ठीक है, सुनो
राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, लेकिन मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। ठीक है, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? मैं भी ये बता चुका हूँ, लिपि मुंडिया या महाजनी या बड़ियावणी। बड़ियावणी। कौन सी? मुड़िया, मुड़िया, मुड़िया या महाजनी या बड़ियावणी, बनियावणी। ठीक है सर, बनियावणी क्यों कहते हैं? एक ही भाषा है जी, उनके अलग अलग नाम है, बस भाषा एक ही है। सॉरी, लिपि एक ही है, लिपि अलग अलग नहीं, उसके नाम अलग अलग है। जैसे किसी का नाम होता है जैसे रमेश, तो शॉर्टकट से रम्बू बोलते हैं। उसी प्रकार मुड़िया कहो या महाजनी कहो या बनियावड़ी कहो। बनियावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है राजस्थानी भाषा का? तो बनिया लोग करते हैं। कौन करते हैं? बनिया लोग, इसीलिए तो उसको बनियावड़ी कहा जाता है। सर मुड़िया क्यों कहते हैं? मुड़िया क्योंकि जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं ना, वे मोड़ करके लिखे जाते हैं, इसीलिए तो हम उसको मुड़िया कहते हैं। कौन सी लिपि? मुड़िया। और मुड़िया या महाजनी या बनियावड़ी जो लिपि है, उसके जनक कौन है? इस लिपि को कौन लाया था? सर टोडरमल लाए थे। कौन? टोडरमल। कौन लाए थे? टोडरमल जी। कौन लाए थे? टोडरमल। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन लाए थे? टोडरमल जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बताइए पहले। ठीक है, राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा की लिपि मुड़िया या महाजनी या बनियावाड़ी। कौन सी बड़ी? बनियावाड़ी। ठीक है, इस मुड़िया महाजनी बनियावाड़ी के जनक कौन है? टोडरमल। इस भाषा को कौन लेकर आए थे? टोडरमल जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो 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 अब देखेंगे राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक। सर जो राजस्थानी भाषा थी उसके प्रथम सर्वेक्षक कौन है? तो जॉर्ज मैकलिस्टर। उसकी सर्वे किसने की थी राजस्थानी भाषा की? जैसे गांव में जो लोग सर्वे करने के लिए आते नहीं है, किस गांव में कितने लोग रहते हैं, मतलब शिक्षित कितना है, शिक्षित कितना है, कितने पुरुष हैं, कितनी, ये सर्वे। तो राजस्थानी भाषा का उसी प्रकार सर्वे किसने किया था? तो सर जॉर्ज मैकलिस्टर ने किया था। लिस्ट, ठीक है, लिस्टर, मैकलिस्टर, जॉर्ज मैकलिस्टर ने किया था। राजस्थानी भाषा के प्रथम सर्वेक्षक मतलब सर्वे करने वाले, राजस्थानी भाषा के पहले सर्वे करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जॉर्ज मैकलिस्टर। कौन थे? जॉर्ज मैकलिस्टर। ठीक है, अब देखेंगे राजस्थानी जो भाषा है उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, वो वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? उसका वर्गीकरण किसने किया था? किसका? राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन व वर्गीकरण करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सर राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन व वैज्ञानिक वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। उन्होंने कब किया था? 1912 में। कब किया था? 1912 में। राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन व वर्गीकरण किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया था? 1912 में। 1912 में। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। कौन सी? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कैसे करेंगे याद? सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी सर्वे? द लिंग्विस्टिक। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है। ठीक है, देखो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने उस द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। जो राजस्थानी भाषा है, कितनी? राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा को या राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था। राजस्थानी भाषा को कितनी भागों में बांटा?
5 भाग में। उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। कब लिखी गई थी? 1912 में। कब लिखी गई थी? 1912 में। ठीक है। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था कि सर इसका नाम राजस्थानी होना चाहिए। ठीक है, तो वे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। भाई राजस्थानी भाषा को और नाम से भी तो कह सकते थे कि सर उसका नाम ऐसा रख दो, वो रख दो, ये रख दो, लेकिन नहीं, राजस्थानी शब्द हमारे भाषा के लिए किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया था नाम। सर ठीक है, भाषा के अर्थ में तो राजस्थान शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया, लेकिन क्षेत्र के अर्थ में किसने किया था? तो क्षेत्र के अर्थ में किया था कर्नल जेम्स टोड जी ने, कि इस क्षेत्र का पूरा भूभाग है ना जो राजस्थान का, इस पूरे भूभाग का नाम एक ही दिया था कर्नल जेम्स टोड ने, क्या? राजस्थान। किसके अर्थ में? क्षेत्र के अर्थ में। लेकिन भाषा के अर्थ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? लेकिन भाषा के अर्थ में तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया, लेकिन क्षेत्र के अर्थ में राजस्थान शब्द किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। समझ में आ रही है? ठीक है, देखो हमने क्या देखा था कि राजस्थानी भाषा को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा था। कौन से भागों? 5 भागों। कौन कौन सी? देखो इधर है, अब इधर देखो, इधर कौन सी? पश्चिम। कौन सा? पश्चिम। इधर क्या है? दक्षिण। इधर क्या है? दक्षिण। अब इधर क्या है? पूरब। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। उत्तर मान लेना, नहीं 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 नहीं, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। तो पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। अब इसने भाई साहब ऊपर भी पूर्वी राजस्थानी, नीचे भी पूर्वी राजस्थानी, और यह भी पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। हमने कहा भाई तेरा दिमाग खराब है कैसे? क्या है कैसे यार? ये भी पूर्वी राजस्थानी, ये भी पूर्वी राजस्थानी, ये भी पूर्वी राजस्थानी, पता कैसे चलेगा कौन सी पूर्वी राजस्थानी? तो उसने क्या किया था? उसने कह दिया जी सर उत्तरी राजस्थानी है, मतलब उत्तर की दिशा की तरफ है, ऊपर की ओर है ना, ऊपर, तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। ये मध्य में है तो मध्य पूर्वी राजस्थानी। यहाँ जी बात सही है, ठीक है। और ये दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। उसने सर शब्द जोड़ दिए, उत्तर, मध्य और दक्षिण। पूर्वी राजस्थानी उसने कहा, हमने कहा दिमाग खराब है क्या, पता कैसे चलेगा हमें? तो उसने कहा सर उत्तर जोड़ते हैं, क्यों? उत्तर दिशा में ना, तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। ठीक है साहब। पश्चिमी राजस्थानी भाषा, जो पश्चिमी राजस्थानी ना, उसके अंतर्गत एक भाषा जोड़ी गई थी, एक भाषा का उल्लेख किया था मारवाड़ी। क्या सर जो पश्चिमी राजस्थानी है ना, उसमें जो भाषा है, जो बोली है, मारवाड़ी बोली रखी थी। कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। कि जो पश्चिमी राजस्थान की तरफ मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान है ना, उस तरफ कौन सी भाषा बताई थी? इस भाषा, इधर जो बोली बोली जाती थी, उस बोली का नाम क्या रखा था? मारवाड़ी। कि सर ये मारवाड़ी बोली है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में जो नाम दिया था नीमाड़ी। कि सर ये नीमाड़ी बोली बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, नीमाड़ी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान याद कैसे करेंगे? देखो ये मालवा वाला क्षेत्र है, मालवी और रांगड़ी। मालवी याद कैसे करेंगे? जो मालवा, जो एमपी या राजस्थान का सटा हुआ क्षेत्र है ना जी, तो मालवा, तो मालवी और रांगड़ी, मालवी और रांगड़ी। ठीक है, इधर मध्य पूर्वी राजस्थानी। इधर देखो यहाँ पर ढूंढाड़ है, जो पूर्व दिशा में आता है तो मध्य पूर्वी, तो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। इधर यहाँ देखो तो इधर ये कौन सा क्षेत्र है? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, तो क्या नाम है? मेवाती, तो मेवाती, अहिरवाटी, मेवाती, अहिरवाटी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? मेवाती व अहिरवाटी का। ठीक है, यहाँ पर अहिरवाल जाति रहती थी, इसलिए उन्हें मेवाती और मेवाती जाति रहती थी, तो मेवाती और अहिरवाटी बोली रख दी थी। मध्य पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर देखो ढूंढाड़ वाला क्षेत्र था, तो ढूंढाड़ी रख दी थी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये सटा हुआ क्षेत्र कौन सा पाक है? वो मतलब राजस्थान और एमपी का,
ये वाला क्षेत्र मालवा, तो मालवी, ठीक है, मालवी और रांगड़ी। दक्षिणी राजस्थान में देखो यहाँ पर कौन सा है, निमाड़ी, तो निमाड़ी बोली। यहाँ पर इधर मारवाड़ वाला क्षेत्र था, मारवाड़ी। कुछ ना कुछ नाम रखे होंगे, सोच समझ के रखे होंगे ना, किधर सा मारवाड़ क्षेत्र का आ जाता था मारवाड़ी रख दो, इधर जो निमाड़ी क्षेत्र का निमाड़ी रख दो, इधर सा जो सटा हुआ क्षेत्र है मालवा तो मालवी रख दो, इधर सा जो मध्य डूंडाड़ वाला क्षेत्र है तो डूंडाड़ी रख दो, इधर सा जो मेवात तो अहिरवाल जाति रहती है तो मेवात तो अहिरवाड़ी रख दो। सोच समझ के भाई, को पढ़ा लिखा विद्वान ही होगा ना, तब इसने नाम रखे हैं, सही कि नहीं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी और रांगड़ी, मध्य पूर्वी राजस्थानी डूंडाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती अहिरवाटी। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और तुम्हारी पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। हमने कहा दिमाग खराब हो जाएगा। उत्तर, ठीक है, जो उत्तर दिशा की तरफ है ना तो उत्तर रख दो, ये मध्य में तो मध्य रख दो, इधर तो दक्षिण, सही बात है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। इधर तो तुम्हारा कौन सा क्षेत्र आता है? मेवात अहिरवाल जाति वाला क्षेत्र रहता है ना, तो मेवाती और अहिरवाटी बोली आ गई। इधर जो डूंडाड़ वाला क्षेत्र है डूंडाड़ी आ गई। इधर जो मालवा वाला क्षेत्र इधर से जे तो मालवी और रांगड़ी आ गई। इधर जो निमाड़ी वाला क्षेत्र है तो निमाड़ी रख दी, ठीक है। इधर जो मारवाड़ आता है तो मारवाड़ी रख दी। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ठीक है, आगे देखो। देखो समझो, रट्टा मत मारो, ठीक है। और हमारे जो दूसरे विद्वान हैं वो हैं एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी। सर एल.पी. टेसीटोरी का पूरा नाम है लुइगो पियो टेसीटोरी, लेकिन हमें पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखो शॉर्टकट में, एल.पी. टेसीटोरी, लुइगो पियो। लुइगो पियो का ये पियो, लुइये पियो, लुइये, तो लुइगो पियो टेसीटोरी, ठीक है। पियो का ये पियो, लुइये पियो, लुइये, लुई चूने की लुई होती नहीं है, जो आटा मतलब लुई मेला होती है ना, लुई, वो वाली लुई। तो लुइगो पियो, मैंने कहा यार दिमाग खराब, लुइगो पियो कोई पीने की चीज़ होती है। तो लुइगो पियो टेसीटोरी, एल.पी. टेसीटोरी का पूरा नाम है। जन्म कब हुआ था? 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। कहाँ हुआ था? उदीने गांव में। उदीने गांव कहाँ है? इटली। उदीने गांव कहाँ है? इटली में। एल.पी. टेसीटोरी का जन्म 1887 में उदीने गांव इटली में हुआ था। उदीने गांव इटली में, ठीक है। एल.पी. टेसीटोरी की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडियन एंटीक्वेटरी। इंडियन एंटीक्वेटरी, इंडियन तो इंडिया में तो इंडियन, एंटी तो एंटी, क्वेटरी, इंडियन एंटी क्वेटरी। एल.पी. टेसीटोरी की पुस्तक का नाम है इंडियन एंटी क्वेटरी। इंडियन एंटी क्वेटरी कब लिखी गई थी? 1414-18 के मध्य आसपास, ठीक है। 1914-1918 के बीच में लिखी गई थी ये, या 1914 से लेकर के 1918 तक लिखी गई थी ये पुस्तक, ऐसे कह सकते हैं। बस याद रखो, एक डेट याद रखो, 1914 और 1918। 19 जो 14 में 4 जोड़ दो तो 18 हुए। 1914 1918, 1914 4 जोड़ेंगे तो 18, 1914 14 4 18, 1914 और 18। एल.पी. टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा था। कितनी भागों में? 2 भागों में। कितनी भागों में बांटा? 2 भागों में। सर कौन कौन से भागों में बांटा? देखो, ये तक याद है क्या? एल.पी. टेसीटोरी का पूरा नाम लुइगो पियो टेसीटोरी। जन्म कब हुआ था? 1887 में। कौन से गांव में? उदीने गांव में। उदीने गांव कहाँ है? इटली में। पुस्तक का नाम इंडियन एंटीक्वेटरी। कब लिखी गई थी? 1914 से लेकर 1918 के बीच। उन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। भाई वैसे याद करना, 2 नंबर पर आ रहा है तो एल.पी. टेसीटोरी 2 नंबर, 2 भागों में बांट दिया था एल.पी. टेसीटोरी ने, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है? राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। सब राजस्थान का मानचित्र मान लेते हैं हम। इधर है पश्चिमी वाला भाग, इधर है पूर्वी वाला भाग, इधर पश्चिमी इधर पूर्वी के, ठीक है। उन्होंने शब्द जोड़ने थे राजस्थानी और राजस्थानी। भाई राजस्थानी भाषा को ही तो बांट रहा है ये, तो इधर पश्चिमी तो पश्चिमी राजस्थानी, इधर पूर्व है तो पूर्वी राजस्थानी, बस। लेकिन पश्चिमी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत उसने कौन कौन सी भाषाएं रखी थी? देखो, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल।
इन इधर मतलब तुम्हारे लुइगो टेसीटोरी ने कहा था कि सर जो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान में तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल जैसी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। और पूर्वी राजस्थान में कहा था कि सर इधर मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी, देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। सर भाग दो भागों में सही किया, इधर पश्चिमी राजस्थानी, इधर पूर्वी राजस्थानी। सर अब गलती बस यहीं कर दी थी उसने कि इधर सब मारवाड़ी रख दी, मारवाड़ी इधर ही बोली जाती है, मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी, देवड़ावाटी, यही गलती कर दी साल किसने, LP टेसीटोरी ने। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ कौन कौन सी, तोरावाटी, राजावाटी, तोरावाटी और नागरचौल। राजावाटी, तोरावाटी, नागरचौल, भाई राजावाटी, तोरावाटी, नागरचौल। इधर मारवाड़ी इधर बोली जाती, इधर रख दी। बीकानेर इधर बोली, इधर रख दी। खेराड़ी, देवड़ावाटी, मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी, देवड़ावाटी। समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है। और देखो और तुम्हारे आते हैं नरोत्तम लाल शर्मा। कौन शर्मा? नरोत्तम लाल शर्मा। अब देखो जो नरोत्तम लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने राजस्थानी भाषा को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। समझो कौन कौन सा। इधर राजस्थान, इधर भी राजस्थान, इधर भी राजस्थान, इधर भी राजस्थान। ठीक है। जो उत्तर दिशा है तो उत्तरी राजस्थानी, नीचे दक्षिण दक्षिणी राजस्थानी, उधर पूर्वी है तो पूर्वी राजस्थानी, इधर दक्षिणी है तो दक्षिणी राजस्थानी। समझ गए? 4 भाग किसके? नरोत्तम लाल शर्मा के। दक्षिणी राजस्थानी, ऊपर उत्तरी तो उत्तरी राजस्थानी, इधर पूर्वी तो पूर्वी राजस्थानी, इधर पश्चिमी तो पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है साहब, बांट दी भाषा। लेकिन पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है ये तो बताई नहीं। कि उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थानी में सर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी। दक्षिणी राजस्थान में सर मालवा, मतलब मालवा वाला क्षेत्र है जी पूरा, MP का जो क्षेत्र है ना मालवा, तो उन्होंने कहा सर मालवी बोली बोली जाती है, जिन नरोत्तम लाल शर्मा जी ने कहा था। ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी में कौन सी? मालवी। कौन सी? मालवी। पूर्वी राजस्थानी में सर कौन सी? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और सर उत्तरी राजस्थानी में कौन सी? मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है। मेवाती जो अलवर जी तुम्हारा जी ये तो हटानी है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। लेकिन उत्तरी राजस्थानी में इधर तो श्री गंगा हनुमान आता है और बता दी मेवाती बोली। इसका भी कथन इतना ऑथेंटिक नहीं था। ठीक है। बस याद रखना तुम तो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा। ठीक है। LP टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा था। नरोत्तम लाल वर्मा जी ने 4 भागों में बांटा था। और इसके बाद जो अगले विद्वान आएंगे उन्हीं का सबसे मानक अध्ययन या मानक वर्गीकरण माना जाता है और उनका नाम है मोतीलाल मेनारिया। चलो देखो मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया है ना, उन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है। इनका सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है किसका? मोतीलाल मेनारिया का। मोतीलाल मेनारिया का सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है। ठीक है। अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताइए राजस्थानी भाषा को बांटने का सबसे मानक वर्गीकरण किसका था, सबसे मुख्य वर्गीकरण किसका था, मानक या मुख्य, तो मोतीलाल मेनारिया का। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था और उन्हीं का सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है। कौन कौन से? देखो ये तुम्हारा राजस्थान हो गया। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि सर इधर जो मारवाड़ा वाला क्षेत्र है, इधर जो मारवाड़ वाला क्षेत्र, तो कह दिया सर इधर जो मारवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। ये तुम्हारा वागड़ वाला क्षेत्र है, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वो वागड़ के नाम से, वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा सर इधर वागड़ी बोली बोली जाती है। इधर जो मालवा वाला क्षेत्र है, ये वाला,
एमपी और राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है जी, ठीक है, मालवा। कि सर इधर ये मालवा वाला क्षेत्र है तो सर उसका नाम मालवी बोली रखती थी, किधर मालवी बोली बोली जाती है, ठीक है। सर इधर जो डूंडाड़ वाला क्षेत्र था, जयपुर के जो आसपास वाला जो क्षेत्र था डूंडाड़, सर उन्होंने कहा था कि जो डूंडाड़ी वाला क्षेत्र, तो डूंडाड़ वाला क्षेत्र डूंडाड़ी बोली बोली जाती है। इधर तुम्हारा मेवात वाला क्षेत्र है, कौन सा मेवात वाला, इधर अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ना, तो उन्होंने कहा सर मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, मेवाती और मध्य में कौन सी है, डूडाड़ी। मोतीलाल मेनारिया का सबसे इम्पोर्टेंट मत माना जाता है, ठीक है, मोतीलाल मेनारिया का। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है, ठीक है, देखो, ठीक है। इधर जो मारवाड़ा वाला क्षेत्र है तो मारवाड़ी, इधर वागड़ वाला क्षेत्र है तो वागड़ी, इधर जो मालवा वाला क्षेत्र है तो मालवी, इधर जो मारवाड़ी है इधर मालवी है, ये मेवात वाला क्षेत्र है तो मेवाती, इधर डूंडाड़ वाला क्षेत्र है तो डूंडाड़ी, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई, देखो। सीताराम लालस, अब सीताराम लालस जी क्या कहते हैं सुनो। सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। क्या किया, शब्दकोश तैयार किया था। सर शब्दकोश क्या होता है, शब्दकोश का मतलब व्याकरण, व्याकरण तैयार किया था, शब्द तैयार किए थे राजस्थानी भाषा के लिए। कम से कम 1 लाख शब्दों का संग्रह किया था, इकट्ठा किया था, किसने, सीताराम लालस जी ने। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया तो कौन है, सीताराम लालस। सीताराम लालस जी ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था, व्याकरण तैयार किया था, लगभग 1 लाख शब्दों का संग्रह तैयार किया था। सीताराम लालस की जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक का नाम है राजस्थानी भाषा की व्याकरण। भाई व्याकरण कहाँ की तैयार की थी, राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थानी भाषा की व्याकरण। सीताराम लालस की पुस्तक का नाम भाई व्याकरण तैयार की थी, तो व्याकरण कौन सी भाषा की, राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थानी भाषा की व्याकरण, ठीक है। राजस्थानी भाषा की पुस्तक का नाम क्या है, सीताराम लालस की पुस्तक का नाम क्या है, राजस्थानी भाषा की व्याकरण। सीताराम लालस को और किस किस नाम से जाना जाता है, उसको हम राजस्थानी भाषा के पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं, पाणिनि। राजस्थानी भाषा के पाणिनि कहते हैं, और राजस्थानी भाषा की जुबानी मसाल कहते हैं। जुबानी मसाल कौन सी भाषा की, राजस्थानी भाषा की जुबानी मसाल कहते हैं किसको, सीताराम लालस को, और राजस्थानी भाषा के पाणिनि कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आ चुका है ये, कि राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं, तो सीताराम लालस को। राजस्थानी भाषा की जुबानी मसाल किसे कहते हैं, जुबानी मसाल, तो सीताराम लालस को कहते हैं। सीताराम लालस को पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। कब, 1977 में। सीताराम लालस को 1977 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब, 1977 में। किसको, सीताराम लालस को। देखो मारवाड़ी भाषा, जो मारवाड़ी व्याकरण है वो तैयार किसने की थी, तो पंडित रामकरण आसोपा ने, ठीक है। पंडित रामकरण आसोपा ने मारवाड़ी व्याकरण तैयार की थी। जो मारवाड़ी बोली है ना, वहाँ के एक एक अक्षर, एक एक शब्द इकट्ठा किए थे और एक क्या बनाई, व्याकरण। उस व्याकरण का नाम था मारवाड़ी व्याकरण। अब वो तैयार किसने की थी, पंडित रामकरण आसोपा। लेकिन राजस्थानी भाषा का शब्दकोश या राजस्थानी भाषा व्याकरण किसने तैयार की थी, तो सीताराम लालस ने। लेकिन मारवाड़ी व्याकरण किसने तैयार की थी, रामकरण आसोपा, पंडित रामकरण आसोपा। समझ में आई कि नहीं। सीताराम लालस देखो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था, लगभग 1 लाख शब्दों का संग्रह तैयार किया था। पुस्तक राजस्थानी भाषा की व्याकरण, उपनाम राजस्थानी भाषा के पाणिनि, राजस्थानी भाषा की जुबानी मसाल, उसको 1977 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और मारवाड़ी व्याकरण किसने तैयार की थी, पंडित रामकरण आसोपा ने। समझ में आई कि नहीं आई, देखो।
अब देखो, हम देखेंगे कि जो राजस्थानी भाषा है उसका जन्म कैसे हुआ था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे आई राजस्थानी भाषा। तो हम तुम सब जानते हैं कि राजस्थान वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा थी। तो वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक इसका मतलब प्रचलित रही थी। कब? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक उसका खूब प्रचलन हुआ था। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। फिर संस्कृत भाषा दो भागों में बट गई थी। कितने भागों में? दो भागों में। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो बोलने में थोड़ी कठिन थी। बोलने में क्या थी? कठिन। लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन यह लिखने के काम प्रयोग में की गई थी। लिखने जिसमें वेद उपनिवेद वगैरह लिखे गए थे। वेद उपनिवेद लिखे गए थे। इस वैदिक संस्कृत का विस्तार 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। लेकिन क्या हुआ कि लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। इसमें वेद उपनिवेद लिखे गए थे। तो फिर एक भाषा निकली थी। कौन सी? लौकिक संस्कृत, जो लोगों को बोलने में बड़ी सरल हुई थी, सरल लगती थी। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। नाम याद है, लौकिक, लोगों द्वारा। ठीक है। वैदिक बड़ी कठिन थी। इसका रहता 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। लौकिक संस्कृत एक लोगों द्वारा एक सरल भाषा थी। लौकिक संस्कृत में महाभारत, रामायण वगैरह लिखी गई थी। अब देखना, वेद उपनिषद हर कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन रामायण वगैरह को हर कोई पढ़ सकता है। रामायण हुई, महाभारत हुई, उसको पढ़ सकता है, लेकिन वेदों को हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कठिन भाषा थी। लौकिक संस्कृत को पढ़ सकते हैं। फिर लौकिक संस्कृत के बाद एक अगली भाषा आई थी, पाली। कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा। कौन सी भाषा आई थी? पाली भाषा। ठीक है। पाली भाषा में क्या लिखे गए थे? बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है। इसका विकास 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक रहा था। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, मतलब 1 ईस्वी तक इसका विस्तार रहा था। फिर पाली भाषा के बाद एक भाषा आई थी, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। इसमें जैन ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से ग्रंथ? जैन ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? जैन ग्रंथ लिखे गए थे। इसका प्रचलन रहा था 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। ये खूब रही थी भाषा, प्राकृत भाषा। पर प्राकृतिक भाषा से फिर एक भाषा निकली थी, अपभ्रंश। ठीक है। अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश से भाई साहब क्या हुआ था? अपभ्रंश, इसका अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा गया था। कौन सा? एक गुर्जरी अपभ्रंश, एक सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। प्राकृतिक भाषा के बाद क्या आई थी? अपभ्रंश, बिगड़ा हुआ रूप। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश। अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। गुर्जरी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। फिर गुर्जरी अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा था। फिर गुर्जरी अपभ्रंश को कितने भागों? 2 भागों में, एक राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी और गुजराती। ठीक है। और सौरसेनी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ था? हिंदी भाषा का। कौन सी भाषा का? हिंदी भाषा का। लेकिन हिंदी भाषा हम पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा। ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का जन्म किससे हुआ था? तो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ था। गुर्जरी अपभ्रंश से। क्वेश्चन आ सकता है कि किस अपभ्रंश हुआ, सौरसेनी या गुर्जरी? तो गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से 2 भाषाओं का जन्म हुआ था, एक राजस्थानी, एक गुजराती। ठीक है। राजस्थानी और गुजराती, ऐसे ऐसे करके हमारी राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ था। ठीक है। लेकिन कई विद्वानों ने कहा था कि नहीं, ये गलत बात है।
किसी ने कहा इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी, किसी ने कहा उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी। तो सर हमने कहा कि बताइए तुम बताइए कैसे उत्पत्ति हुई थी। तो महावीर प्रसाद शर्मा और एल.पी. टेसीटोरी, हमारे शर्मा जी आते हैं और एल.पी. टेसीटोरी जी आते हैं कि उन्होंने कहा कि उसकी उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई थी। अब बताइए कि क्या ये बात सही है कि गलत है? हम पढ़ चुके हैं इस बात को, गलत बात है। सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुई थी, लेकिन महावीर प्रसाद शर्मा जी और एल.पी. टेसीटोरी कह रहे नहीं सौर सैनी अपभ्रंश से हुई थी। नहीं चलो कोई बात नहीं है, याद कैसे करेंगे? शर्मा ते शर्मा, सा ते शर्मा, सा ते सौर सैनी, और जहाँ में सी ते सी थे सौर सैनी। महावीर प्रसाद शर्मा एल.पी. टेसीटोरी ने कैसे कहा कि सौर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई थी। फिर दो विद्वान आते हैं कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, कि तुम बताइए कैसे हुई थी। तो कन्हैया माणिक लाल मुंशी, कन्हैया माणिक लाल मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैया माणिक लाल मुंशी और मोतीलाल मैनारिया। तुम्हारे के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया कहते हैं कि जो महावीर प्रसाद शर्मा और एल.पी. टेसीटोरी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। कि तुम बताइए कि उसकी उत्पत्ति हुई थी गुर्जरी अपभ्रंश से। अब तुम बताइए कि बात सही है कि गलत है? बिल्कुल राइट सही है, क्योंकि गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी। तो इस बात को कौन कह रहे हैं? के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया। सही है। तो के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी, जबकि महावीर प्रसाद शर्मा और एल.पी. टेसीटोरी कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई थी, जो कि गलत है। उसमें मत पूछेगा, ठीक है? ऐसे याद करने हैं। देखो अब भाई साहब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया ये आते हैं कि यार ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये चारों के चारों झूठ बोल रहे हैं। कौन कहता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया, ये दोनों आते हैं। पुरुषोत्तम मैनारिया नाते नागर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई थी। कि मैंने यार कहा तुम गलत बता रहे हो भाई, हमने कहा गलत बता रहे हो। के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया कह रहे थे वो बात सही है, तुम गलत कह रहे हो, तुम भटकाने का काम कर रहे हो। कौन? हम कह रहे थे किससे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया थे। नागर अपभ्रंश से, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया कहते हैं कि नागर अपभ्रंश से हुई थी, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुई थी। किससे? सौराष्ट्री। किससे हुई थी? सौराष्ट्री। साथ ही सुनीति और साथ ही सौराष्ट्री, ऐसे याद रखना। हमने कहा तुम सब गलत कह रहे हैं, हम तो बस के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया ने जो बात कही है वो एकदम राइट कही है, ठीक है। दोबारा देखो, महावीर प्रसाद शर्मा और एल.पी. टेसीटोरी ने किससे बताई थी? सौर सैनी अपभ्रंश से। कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई थी। के.एम. मुंशी और मोतीलाल मैनारिया ने कहा था कि उसकी गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मैनारिया ने कहा था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई थी, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी कहती है कि उसकी उत्पत्ति सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुई थी, राजस्थानी भाषा हुई थी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अब देखते हैं नामकरण। कि राजस्थानी भाषा को हम पहले किस किस नाम से जाना जाता था, इस राजस्थानी भाषा को लोगों ने क्या क्या कहा था। तो उसमें सबसे पहले आते हैं उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी कहते हैं, उद्योतन सूरी की पुस्तक का नाम है कुवलय माला। कौन सी माला? कुवलय माला, जो कि 778-79 में लिखी गई थी। 778-779 में लिखी गई थी, ठीक है। उद्योतन सूरी की पुस्तक का नाम कुवलय माला। कुवलय माला तन उद्दो मन उद्यान, उद्यान बगीचा, बगीचे में क्या लेने जा रहे हैं? माला। कौन सी? कुवलय माला। उद्योतन सूरी की पुस्तक का नाम कुवलय माला।
उन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए, जी लिख रही है, देखो सब स्पष्ट लिख रहा है, राजस्थानी भाषा के लिए उन्होंने मरुवाड़ी या मरुभाषा शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले भी लोगों ने हमारी भाषा को लेकर के कई कई नाम दिए थे, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक ऐसा व्यक्ति था उन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उद्योतन सूरी ने राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाड़ी या मरुभाषा शब्द का प्रयोग किया था उद्योतन सूरी द्वारा। और इस कुवलयमाला ग्रंथ है ना, उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है लाला। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का। जो उद्योतन सूरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है कुवलयमाला, उसमें 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का। देखो राजस्थानी जो भाषा है वो कुवलयमाला में ये बताती है कि वक्ताओं की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का भारत में जो स्थान है वो 7वां स्थान है वक्ताओं की दृष्टि से। इसको जो लोग बोलते हैं ना, तो लोगों के द्वारा बोली गई कितनी वार्ताओं, कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। और लेकिन विश्व में कौन सा स्थान है? 16वां स्थान। इस बात को उद्योतन सूरी कह रहे हैं कौन सी पुस्तक में? कुवलयमाला पुस्तक में, कि भारत में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। भारत ताते 7वां, ठीक है। और विश्व में 16वां स्थान है। विश्व 16वां स्थान है, ठीक है। इस बात का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? कुवलयमाला ग्रंथ में। इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए मरुवाड़ी और मरुभाषा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये पुस्तक जो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी वो जालौर दुर्ग में लिखी गई थी। किसके शासनकाल में? वत्सराज के शासनकाल में। जालौर दुर्ग का एक राजा था, एक शासक था वत्सराज। वत्सराज के शासनकाल में ही रह करके ये पूर्ण की थी, कहाँ? जालौर दुर्ग में। तो उद्योतन सूरी द्वारा कुवलयमाला ग्रंथ कहाँ लिखा गया था? जालौर दुर्ग में। किसके शासनकाल में? वत्सराज के शासनकाल में। समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, ठीक है, और देखते जाओ तुम, ठीक है। देखो उसके बाद अबुल फैजल और कुशलनामा। अबुल फैजल कहते हैं, अबुल फैजल की पुस्तक का नाम है आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी। अबुल फैजल ने आईने ए अकबरी में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। अबुल फैजल ने अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी, अबुल फैजल की पुस्तक का नाम है आईने ए अकबरी। तो आईने ए अकबरी में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और कुशलनामा ने भी पिंगल शिरोमणि में, कुशलनामा की पुस्तक है पिंगल शिरोमणि। कौन सी? पिंगल शिरोमणि। तो पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर दोनों आ जाएं कि निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया, तो फिर हमें ये करना है अबुल फैजल, ठीक है। अगर अबुल फैजल ना हो तो फिर हमें कुशलनामा करना है, ठीक है। अगर दोनों एक साथ हो तो कोई बात है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अबुल फैजल ने अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया, और कुशलनामा ने भी अपनी पुस्तक पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो अब पढ़ेंगे हम राजस्थानी भाषा के विकास के चरण। कब कब उसका विकास हुआ था, कब से कब तक उसका विकास, उसको किस नाम से जाना जाता? देखो गुर्जरी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा के विकास के कितने चरण हैं? 4। कितने चरण हैं? 4। कौन कौन से? गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। कौन कौन से राजस्थानी? आधुनिक राजस्थानी, ठीक है। देखो राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कितने? 4।
गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। ठीक है, देखो गुर्जरी अपभ्रंश का जो समय रहा था वो 1150 से लेकर के 1450 तक रहा। कितना? 1150 से लेकर के 1450। कौन सा? गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश का जो समय रहा था वो 1150 से लेकर के 1450 तक रहा, लगभग 300 साल तक। कितने साल तक? 300 साल तक। और फिर आई तक फिर दूसरा जो चरण आया था वो था प्राचीन राजस्थानी। पहला चरण कौन सा था? गुर्जरी अपभ्रंश। दूसरा चरण कौन सा है? प्राचीन राजस्थानी। प्राचीन राजस्थानी का जो समय रहा था वो रहा था 1450 से लेकर के 1650, लगभग 200 साल। कितना? 200 साल। ये कितना था? 300 साल। ये कितना है? 200 साल। 1450 से लेकर के 1650। इसके बाद आया था कौन सा चरण? तीसरा चरण। तीसरा चरण कौन सा? मध्यकालीन राजस्थानी के नाम से, मध्यकालीन राजस्थानी। मध्यकालीन राजस्थानी का समय कितने से कितने तक रहा था? 1650 से लेकर के 1850। 1650 से लेकर के 1850, लगभग 200 साल, लगभग 200 साल। उसके बाद आया था आधुनिक राजस्थान। कौन सा राजस्थान? आधुनिक राजस्थान। और आधुनिक राजस्थान का जो समय रहा था वो 1850 से लेकर के अब तक है, अब तक है। राजस्थानी भाषा के विकास के चरण कितने? 4। कौन कौन से? गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी, आधुनिक राजस्थान। गुर्जरी अपभ्रंश का 1150 से लेकर के 1450। प्राचीन राजस्थान का समय 1450 से लेकर के 1650। मध्यकालीन राजस्थान का समय 1650 से 1850। और आधुनिक राजस्थान का समय 1850 से लेकर के अब तक। समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, देखो लेकिन राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति जो मानी जाती है ना, वास्तविक उत्पत्ति, वो 1150 से मानी जाती है लाला। कब से? 1150 से। कब से? 1150, मतलब 12वीं सदी से। 12वीं सदी से वास्तविक उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1150 से लेकर के। ठीक है, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है, राजस्थानी भाषा की जो वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है वो 1150 से मानी जाती है, मतलब गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से। कौन से चरण से? पहले चरण से। पहले चरण का नाम क्या था? गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इसे राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का रूप कब मिला था? सर 16वीं सदी में। कब मिला था? 16वीं सदी में स्वतंत्र भाषा का रूप। आप कह रहे होंगे सर आप ये बताइए कि राजस्थानी भाषा हमारी स्वतंत्र हुई थी तुम्हारी 1800 में, 1980 में, शायद 1980 थी। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 1980 थी ना? हाँ, 1980 में एहरा, 1980 में। और सर यहाँ बता रहे हो तुम मतलब 16वीं सदी में, ऐसे कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का रूप, स्वतंत्र भाषा का रूप मतलब है कि तुम अपने ग्रंथ वगैरह, साहित्य वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें स्वतंत्र भाषा मतलब जो केंद्रीय साहित्य अकादमी थी उन्होंने पूरा अधिकार नहीं दिया, मतलब अधिकार नहीं दिया था, उन्होंने स्वतंत्र भाषा का अधिकार नहीं दिया था, बस इतना था। ठीक है, जब कोई पहलवान होता है, ठीक है, पहलवान होता है, वो लड़ने जाता है तो क्या वो उसके पीछे का जो वो है तो वो नहीं दिखता है कि उन्होंने मतलब कितने महीनों में, कितने सालों में उन्होंने एक नाम कमाया है, अपना नाम कमाया है। तो लोगों ने भाई साहब स्वतंत्र भाषा का रूप तो 16वीं सदी में लिया था, लेकिन स्वतंत्र भाषा वही कब थी, इसको अधिकार कब मिला था स्वतंत्र भाषा होने का? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। तो 1980 में मिला था। कब? 1980 में। ठीक है, और राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा है? तो 1650 से लेकर के 1850 का जो काल होता है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक। ठीक है, 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक। जी देखो, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा है? तो मध्यकालीन राजस्थानी। कौन सा चरण? तीसरा चरण।
तीसरा चरण राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। 1650 से लेकर के 1850, 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक, 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक ये राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है। अपनी राजस्थानी भाषा क्या है? एक बहुरूपीय परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की? बहुरूपीय परिवार की। वास्तविक उत्पत्ति कब हुई थी? 1150 में, 12वीं सदी में। राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति 1150 में। राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का रूप कब मिला था? 16वीं सदी में। ठीक है। लेकिन स्वतंत्र केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा कब स्वतंत्र भाषा का अधिकार दिया गया था? तो 1980 में। और राजस्थानी भाषा को स्वर्णकाल, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णकाल कहलाता है वो तीसरा चरण कहलाता है। 1650 से लेकर के 1850 का समय, 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक। और राजस्थानी भाषा एक बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की? बहुरूपीय परिवार की। समझ में आई कि नहीं आई? देखो जी, जैन कवियों ने अपनी ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा था। समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जैन कवि थे, कौन थे? जैन कवि। और जैन कवि के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे, उन्होंने अपनी ग्रंथों में किस भाषा क्या कहा था? मरु भाषा कहा था। ठीक है। अब जैन कवियों ने अपनी ग्रंथों की भाषा को मरु भाषा कहा था। कि उन्होंने, ऐसे किसी ने पूछा कि सर आप बताइए कि जी तुमने जो ग्रंथ लिखे हैं ये कौन सी भाषा में लिखे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर हमने मरु भाषा में लिखे हैं। ये जो हमारे ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में? मरु भाषा में। तो जैन कवि ने अपने ग्रंथों में भी किस भाषा का प्रयोग किया है? मरु भाषा का। ठीक है। नौ बेली की छंद, आठ देसरी गुजरी, जो पुस्तक है ग्रंथ, नौ बेली की छंद, नौ बेली छंद, आठ देसरी गुजरी, जो पुस्तक है उनमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। नौ बेली छंद और आठ देसरी गुजरी में भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है साहब, उसमें भी मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी पुस्तक है? नौ बेली छंद और आठ देसरी गुजरी। नौ बेली छंद और आठ देसरी गुजरी में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। जो तुम्हारे गोपाल लाहौरी हैं, तो गोपाल लाहौरी कहते हैं कि सर जो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, उन्होंने कहा था, किसने? गोपाल लाहौरी ने कहा था कि इसमें मरु भाषा माना था, कि इसमें मरु भाषा का प्रयोग किया गया है। ये बात कौन कह रहा था? गोपाल लाहौरी। गोपाल लाहौरी कहते हैं कि सर जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, इसमें उन्होंने कहा था कि इसमें मरु भाषा का प्रयोग किया गया है। मरु भाषा मानी थी उन्होंने। किसने? गोपाल लाहौरी ने। किसमें? वेली किशन रुक्मणी री ख्यात में। उन्होंने कहा था कि सर उसमें मरु भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसमें मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। कौन से में? वेली किशन रुक्मणी री ख्यात में। कौन सी भाषा का? मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। कौन कह रहा है? गोपाल लाहौरी। लिखी किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है। देखो, भरतपुर रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा माना। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वह कौन सी रियासत है जिन्होंने हिंदी को स्वतंत्रता से ही पूर्व, जब हमारे देश को स्वतंत्र नहीं हुई थी, मतलब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उससे भी पहले राजकीय भाषा मान लिया था। किसको? हिंदी को। स्वतंत्र होने से पहले भी हिंदी को एक राजकीय भाषा माना था। वो किस रियासत ने माना था? तो भरतपुर रियासत ने। हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ है और हिंदी को राजकीय भाषा भी मान लिया। किस रियासत ने? भरतपुर रियासत ने। समझ भाई? तो बस भरतपुर रियासत ने स्वतंत्र भाषा से ही पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा माना था। ठीक है। राजस्थानी साहित्यों को सर्वप्रथम लिखने का प्रयास 13वीं सदी में किया था। देखो, हमारी जो राजस्थानी साहित्य थे,
जो साहित्य थे, कौन सी भाषा के? राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा के। तो उन्होंने सर्वप्रथम लिखने का प्रयास तो 13वीं सदी से किया है। 13वीं सदी में ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तभी तो कहा था कि स्वतंत्र रूप, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप कब माना जाता है? ये स्वतंत्र भाषा का स्वतंत्र रूप, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप 16वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, 16वीं सदी में रूप, उससे भी पहले, लेकिन इससे भी पहले 13वीं सदी में तो लिखना प्रारंभ कर दिया था। 13वीं सदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था साहित्यों को। ठीक है, और राजस्थानी व गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी तक चलता रहा। कितनी सदी तक? 16वीं सदी तक। राजस्थानी और गुजराती दोनों मिलजुल के खाती थी, और भाई साहब मिलजुल के खाती थी, लेकिन 16वीं सदी तक उन्होंने खूब मिलजुल के खाया था। उसके बाद ये अलग अलग हो गई थी। तो राजस्थानी व गुजराती का मिला जुला रूप, राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिला जुला रूप कब तक? 16वीं सदी तक चलता रहा। ऐतिहासिक, भौगोलिक व वैज्ञानिक के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से होती है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक, इतिहास धन एक ऐतिहासिक, भौगोलिक, भूगोल धन एक भौगोलिक, विज्ञान धन एक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे देखो हम दो शैली पढ़ते हैं। क्या शैली? एक तो है डिंगल शैली और एक है पिंगल शैली। डिंगल शैली और पिंगल शैली। सर डिंगल शैली, पिंगल शैली क्या है? देखो डिंगल शैली मारवाड़ी भाषा की शैली है, जो मारवाड़ की तरफ इसका प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी शैली है जो मारवाड़ भाषा की शैली है या मारवाड़ में प्रयोग की जाती है, मारवाड़ी क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी है? डिंगल शैली। कौन सी है? डिंगल शैली। डिंगल शैली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मारवाड़ वाले क्षेत्र में। तो मारवाड़ी भाषा की, और मारवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी भाषा की शैली कौन सी है? डिंगल शैली। अगर हम बात करें पिंगल शैली की, तो पिंगल शैली ढूंढाड़ी भाषा की शैली है। सर पिंगल शैली कहाँ बोली जाती है तुम्हारी? तो ढूंढा, जो पूर्वी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा आती है? ढूंढाड़ वाली भाषा। भाई पूर्वी राजस्थान की सबसे मुख्य जो बोली मानी जाती है वो ढूंढाड़ी मानी जाती है। तो ढूंढाड़ी भाषा की जो बोली है वो कौन सी है? कौन सी शैली है? पिंगल शैली। ढूंढाड़ी भाषा की जो शैली है कौन सी? पिंगल शैली। ढूंढाड़ी भाषा की शैली कौन सी है? पिंगल। और पूर्वी राजस्थानी की कौन सी है? पिंगल। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि ढूंढाड़ी भाषा की शैली कौन सी है? पिंगल। पूर्वी राजस्थानी भाषा की शैली कौन सी है? तो पिंगल। इधर जैसे मारवाड़, पूर्व पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा की शैली कौन सी है? डिंगल। कौन सी है? डिंगल। ठीक है, डिंगल पश्चिमी राजस्थानी की शैली। पश्चिमी राजस्थान भाषा की शैली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र की कौन सी शैली है? तो डिंगल। ठीक है, देखो इधर पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? चारण। तो भाई साहब यहाँ पर जो साहित्य लिखे जाएंगे वो कौन लिखेंगे? चारण जाति के लोग। और कौन सी शैली में लिखेंगे? डिंगल शैली में। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो साहित्य थे वो किस जाति के द्वारा लिखे गए? चारण जाति के द्वारा। और चारण जाति के द्वारा सर्वाधिक साहित्य लिखे गए थे तो कौन सी शैली में लिखे गए थे? तो डिंगल शैली में। डिंगल शैली का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस जाति ने किया था? चारण जाति के लोगों ने। इसी प्रकार इधर पिंगल शैली का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करते थे? भाट। कौन करते थे? भाट जाति के लोग। डिंगल शैली का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे चारण जाति के लोग, जो कि पश्चिमी राजस्थानी की शैली है, मारवाड़ी भाषा की शैली है। इधर भाट जाति के लोग करते थे। हमारी डिंगल शैली पर किसका अधिकार है, मतलब किसका प्रभाव है? तो मारवाड़ी का और गुजराती का। क्योंकि अब जी आप देखो जी, देखो इधर देखो, नहीं अब इधर मारवाड़ा वाला क्षेत्र, मारवाड़, तो भाई प्रभाव किसका रहेगा?
तो आप कहोगे मारवाड़ का तो रहेगा रहेगा। भाई मारवाड़ की तरफ है, डिंगल शैली इधर बोली जाती है, मारवाड़ की तरफ, तो मारवाड़ी भाषा का तो प्रभाव रहेगा रहेगा। लेकिन इधर जो सटा हुआ क्षेत्र है तो किसका है? गुजरात का। कौन सा? गुजरात का। तो डिंगल शैली पर मारवाड़ी भाषा का, मारवाड़ी बोली का और गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, प्रभाव देखने को मिलता है। इधर देखो पूर्वी राजस्थान की तरफ, इधर पूर्वी राजस्थान में कौन सी है? पिंगल शैली, पाते पूर्व पाते पिंगल शैली। ठीक है, पिंगल शैली। इधर जो भाषा बोली जाती है यहाँ पर, तो वो भाषा बोली जाती है ब्रजभाषा। तो पिंगल शैली पर किस भाषा का अधिकार है? तो ब्रजभाषा का। कौन सी भाषा का? ब्रजभाषा का। ये रही, ब्रजभाषा का अधिकार है, ब्रजभाषा का अधिकार है पिंगल शैली पे। ठीक है, देखो देखो भाषा के अर्थ में डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उद्योतन सूरी ने। मतलब डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेकिन किसके अर्थ में? भाषा के अर्थ में। भाषा के अर्थ में सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किया था उद्योतन सूरी ने। ठीक है, पूछ सकता है वो कि डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया उद्योतन सूरी ने, लेकिन कौन, किसके अर्थ में? भाषा के अर्थ में। लेकिन साहित्य क्या है? साहित्य के अर्थ में डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया था? कवि बांकीदास ने। किसने किया था? कवि बांकीदास ने। ठीक है, भाषा के अर्थ में डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उद्योतन सूरी ने। लेकिन साहित्य के अर्थ में सबसे पहले डिंगल शब्द का प्रयोग किसने किया? कवि बांकीदास ने। और कवि बांकीदास की एक पुस्तक भी है, उसका नाम है कुकवि बत्तीसी। बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। उसमें उल्लेख मिलता है बांकीदास की पुस्तक कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। बांकीदास की पुस्तक का नाम क्या है? कुकवि बत्तीसी। उसमें साहित्य के अर्थ में डिंगल शब्द का प्रयोग मिलता है, डिंगल शब्द का प्रयोग। डिंगल शब्द का प्रयोग किस किसने किया? उद्योतन सूरी ने और कवि बांकीदास ने। लेकिन उद्योतन सूरी ने भाषा के अर्थ में किया था, कवि बांकीदास ने साहित्य के अर्थ में किया था। ठीक है, और देखो राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य डिंगल शैली में। बिल्कुल सही बात है भाई, राजस्थान में अधिकांश जो साहित्य हैं वो कौन सी शैली में? तो डिंगल शैली में। कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। सही बात है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के या राजस्थानी साहित्य के कौन सी शैली में लिखित हैं? जो राजस्थानी भाषा, जो सर्वाधिक जो साहित्य हैं राजस्थान में, वो कौन सी शैली में लिखित हैं? डिंगल शैली में। हमारे राजस्थान के जो साहित्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम किस किस में करते हैं? गद्य और पद्य। डिंगल शैली का शब्द हमेशा हम गद्य और पद्य में करते हैं, जबकि पिंगल शैली का प्रयोग हम छंद में करते हैं। छंद में किस में करते हैं? छंद में। पूछ सकता है निम्नलिखित में से छंद का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? तो पिंगल शैली का। लेकिन निम्नलिखित में से गद्य व पद्य किस शैली में प्रयोग किया जाता है? तो गद्य पद्य डिंगल शैली में। गद्य व पद्य डिंगल शैली में, और पद्य खाली छंद पिंगल शैली में। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगला देखो। देखो ये है तुम्हारी पुस्तक, एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? देखो उस पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली गौर। भरतेश्वर बाहुबली गौर। जो भारतेश्वर, भारत धन ईश्वर भारतेश्वर बाहुबली गौर, ये राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना है साहब। राजस्थानी भाषा की पहली पुस्तक है, कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली गौर, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वज्रसेन सूरी के द्वारा। बाहुबली वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली घोर, घोर शब्द रखना बस। देखो एक तो भरतेश्वर भारतेश्वर बाहुबली घोर, एक है भारतेश्वर बाहुबली रास, एक रास है एक घोर है। तो घोर वज्रसेन सूरी, घोर वज्रसेन सूरी। ठीक है, और रास, रास किसकी तरह? रास साथ शीलभद्र सूरी।
शीलभद्र सूरी। जिस संबत हो लेख वाली, मतलब संबत होते हैं ना, संबतों से संबंधित राजस्थानी भाषा की पहली रचना या प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। राजस्थानी भाषा की पहली रचना, खाली ये दे दे कि राजस्थानी भाषा की पहली रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली को, जो कि वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई। अगर क्वेश्चन दे दे कि भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि संबतोलेख वाली, संबत से संबंधित राजस्थानी भाषा की पहली रचना कौन सी है? तो वह भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शीलभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। एक है, अब क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थानी भाषा में रचित प्रथम 12मासी ग्रंथ कौन सा है? मतलब राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन राजस्थानी भाषा की वो कौन सी पहली पुस्तक है जो 12मासी ग्रंथ है? 12मासी, उसका नाम है नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा, 12मासी, 12मासा। राजस्थानी भाषा में रचित प्रथम 12मासी ग्रंथ कौन सा है? तो नेमिनाथ बारहमासा। किसके द्वारा लिखी गई थी? पल्लड़ सिंह के द्वारा। पल्लड़ सिंह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? पल्लड़ सिंह के द्वारा। नेमिनाथ बारहमासा किसके द्वारा लिखी गई थी? पल्लड़। ठीक है। मास, ठीक है, मास 12 मास, 12 मास। ठीक है। अब भाई साहब 12 मास क्या होती है? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। तो वर्षा से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पल्लियों का प्रयोग करते हैं। पल्लियों का करते नहीं करते हैं? पल्लियों का प्रयोग करते हैं। हाँ? जब 12 मास क्या पड़ता है? वर्षा होती है, मेघ पड़ता है, तो हम पल्लियों का प्रयोग करते हैं। पल्ली, तो 12 मास, तो 12 मास किसका? पल्लियों का। पल्लड़ सिंह। राजस्थानी भाषा में रचित प्रथम 12मासी ग्रंथ नेमिनाथ बारहमासा। ठीक है। नजराना, ये राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है भाई साहब। राजस्थानी भाषा में वह कौन सी फिल्म है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है? ऐसी कौन सी पहली फिल्म है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है? वो सर नजराना है। उसको नज़र नहीं लगनी चाहिए बस। जो फिल्म है ना, उसको नज़र नहीं लगनी चाहिए बस। तो राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी नजराना, लेकिन किसी की नज़र नहीं लगी थी उसको भाई साहब। बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी। ठीक है, नजराना। और देखो केसर विलास, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक किस कौन सा है? राजस्थानी भाषा का जो वह कौन सा नाटक है, जो पहला नाटक जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था, वह कौन सा नाटक है? वह कौन सा पहला नाटक है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? वो केसर विलास नाटक है। केसर विलास किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिवचंद्र भारतीय के द्वारा। शिवचंद्र भारतीय के द्वारा, भारतीय था तो शिवचंद्र। ठीक है। नाटक, ठीक है, नाटक का नाटक कहते केसर विलास। क नाटक क कहते केसर विलास। केसर विलास किसके द्वारा? शिवचंद्र भारती के द्वारा। ऐसी वह कौन सा पहला नाटक है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? नाटक कहते केसर विलास किसके द्वारा? शिवचंद्र भारतीय के द्वारा। लेकिन पूछ लिया जाए कि वह पहला कौन सा उपन्यास है? पहला कौन सा उपन्यास है जिसमें हमने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था तो वो है कनक सुंदरी। बहुत सुंदर उपन्यास लिखा था। जो उपन्यास था ना, बहुत सुंदर था। तो कनक सुंदरी किसके द्वारा लिखा गया था? शिवचंद्र भारतीय के द्वारा। पूछ ले कि वह पहला कौन सा उपन्यास है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? तो कनक सुंदरी, सुंदर उपन्यास लिखा था, बहुत बढ़िया उपन्यास। अब भाई साहब विश्रांत प्रवास, जी क्या है? वह कौन सी पहली कहानी है जिसमें हमने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? कहानी, तो उसका नाम है विश्रांत प्रवास। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिवचंद्र भारतीय के द्वारा। देखो केसर विलास किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवचंद्र भारती के द्वारा। कनक सुंदरी शिवचंद्र भारती के द्वारा। विश्रांत प्रवास शिवचंद्र भारती के द्वारा। कहानी, अब हम
जब कहानी गाते हैं तो कहते हैं ना, अरे यार तू परेशान हो गया, तो ऐसा कर विश्राम कर ले। क्या कर ले? विश्राम। क्यों? क्योंकि वो कहानी कहते कहते क्या हो गया है, वो परेशान हो गया है, तो विश्राम कर ले। तो कहानी कहानी कहते कहते क्या कहते कहते कहानी, तो क्या कर ले? विश्राम। तो विश्रांत प्रवास किसने? शिव चंद्र भारती के द्वारा। उपन्यास, बहुत कितने स्वतंत्र उपन्यास लिखे हैं, तो कनक सुंदरी प्रथम उपन्यास शिव चंद्र भारती का। नाटक का तैयार है, नाटक क, ठीक, काते केसर विलास, केसर विलास नाटक, केसर विलास शिव चंद्र भारती के द्वारा, ठीक है। नाटक मत करे तो, ठीक है, नहीं भाजती झेती लाश उठ के जाएगी, लाश क्या जाएगी? लाश उठ के जाएगी। तो नाटक करेगा तो, जब नाटक तो करे मत, नहीं तो लाश उठ के जाएगी, लाश। तो लाश थे विलास, केसर विलास नाटक, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की पहली रामायण, वह कौन सी पहली रामायण है जिसमें हमने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? तो वो कवि मेहा जी ने लिखी थी। वह पहली रामायण जिसमें हमने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था, वो किसने लिखी थी? कवि मेहा जी ने, मेहा जी ने लिखी थी, कवि मेहा जी ने, ठीक है। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली और संबतोलेख वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। राजस्थानी भाषा में रचित प्रथम बारहमासी ग्रंथ, वह कौन सा पहला बारहमासी ग्रंथ है जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? नेमिनाथ बारहमासा। वह कौन सी पहली फिल्म है इसमें हमने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? नजराना। वह कौन सा पहला नाटक है हमने उसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? केसर विलास। उसमें कौन सा पहला उपन्यास है जिसमें हमने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया? कनक सुंदरी। वह कौन सी पहली कहानी है उसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? विश्रांत प्रवास। और पहली जो रामायण लिखी थी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था तो कवि मेहा जी ने। और पहली कौन सी रचना जिसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था? भारतेश्वर बाहुबली का। और संबतोलेख वाली राजस्थानी भाषा की पहली रचना कौन सी है? पहली वो रचना कौन सी है जिसमें संबतोलेख वाली? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, ठीक है, बाय।